ओके जैसे स्टूडेंट्स हमारे एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आज हम चैप्टर 5 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके आने के चांसेस है, जिसे जनरली नेगलेक्ट कर दिया जाता है। चैप्टर 5 में लोग सिर्फ डाया, पैरा, फेरो एंड डेरिवेशंस देख लेते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो ये चीज़ें नेगलेक्ट हो जाती है। तो हम चैप्टर 5 में वो चीज़ों को आज कवर करने चाह रहे हैं। डेरिवेशंस हम अभी नहीं करेंगे, आपको फॉर्मूलाज पहले से पता होने चाहिए, हालांकि मैं लिखूँगा बट स्टिल यू शुड नो द फॉर्मूलाज। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अगर हम कोई सा भी मैग्नेट देखें तो उसमें दो पोल एग्जिस्ट करेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ओके, सो मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ मेरा साउथ पोल है और यहाँ मेरा नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस कहाँ होती है, कोई आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले पूछना है कि किस तरफ, मैग्नेट के अंदर या मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं इस तरीके से, क्योंकि ये बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो ये लूप मैग्नेट के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ होगी। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या देखा था फ्रेंड्स, हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इनके बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ L, जिसे मैं डायपोल लेंथ भी बोलूँगा। तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ, वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है, जिसे मैं कहता हूँ P वेक्टर डायपोल मोमेंट। इस डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूँ, M वेक्टर से। अब यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, तो चार्ज के इक्विवेलेंस में मैग्नेट के केस में मैंने किस चीज़ को कंसिडर करा है, वो कंसिडर करा है हमने यहाँ पे और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, जो एनालोगस है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पोल स्ट्रेंथ टू टाइप्स की नहीं होती है, साउथ पोल के पास जितनी पोल स्ट्रेंथ है उतनी ही पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल के पास होती है, बट स्टिल हम इसे डिफाइन करते हैं स्मॉल QM, ठीक है। यह है हमारी पोल स्ट्रेंथ। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू L, ये वही है हमारा डायपोल लेंथ, और ये पूरा हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव था, तो यहाँ अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होती है, हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। अब इस पे आपको सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक मैग्नेट दे दिया, तो आपके पास तीन फैक्टर्स है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, पोल स्ट्रेंथ एंड डायपोल लेंथ। इसमें से आपको दो फैक्टर गिवन होंगे, तीसरा फैक्टर आपको निकालना होगा। ये एक पहला इस टाइप का सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल क्या आ सकता है, इसकी ज्योमेट्री को चेंज करके। तो इसकी ज्योमेट्री को चेंज करके किस टाइप का सवाल आ सकता है, हम उसे देखने जा रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फर्ज करिए एक बार मैग्नेट था, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इसका हमने डायपोल मोमेंट M माना। अभी यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट क्या है, M है।
अब अगर मैं इसे बेंट कर देता हूँ तो बेंट करने पे इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बीच की दूरी को मैं अपनी तरफ से, यहाँ पे जो हमारा पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ है, इसके बीच की दूरी को मैं अपनी तरफ से L कंसीडर कर लेता हूँ और पोल स्ट्रेंथ को QM। ओके, तो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे QML। आफ्टर बेंडिंग हमने इसे ऐसी ज्योमेट्री में ला दिया है, कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री में। आफ्टर बेंडिंग हमने इसे कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री में ला दिया। यहाँ पे हमारा साउथ पोल है और यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। ये एक सर्कुलर आर्क बना रहा है, दिखने में लग नहीं रहा, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, बट ये क्या बना रहा है, सर्कुलर आर्क। यहाँ पे सर्कुलर आर्क का सेंटर है जिसकी रेडियस हमें क्या गिवन है, कैपिटल R। अब हम डायरेक्ट अब यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कंसीडर नहीं कर सकते, हमें क्या लेने पड़ेंगे, इसके छोटे छोटे से एलिमेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ का कोई एक इतना छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, इतना छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ, तो ये होगा यहाँ का छोटा सा डायपोल मोमेंट। फिर यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ, ये होगा डायपोल मोमेंट। फिर यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ, ये होगा डायपोल मोमेंट। फिर यहाँ साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ, ये होगा डायपोल मोमेंट। तो अगर मैं देखूँ ये इस तरीके से, देखिए ये वाला डायपोल मोमेंट इस तरफ है और ये वाला डायपोल मोमेंट इस तरफ है। जब इन्हें मैं वेक्टरली ऐड करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके कंपोनेंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं इनके अगर कंपोनेंट्स लूँ तो इसे इस तरफ तोड़ता हूँ तो ये आ गया मेरा x कंपोनेंट में, इसे फिर परपेंडिकुलरली तोड़ता हूँ, ये मेरा y कंपोनेंट। जैसे ये था ना मेरा p वेक्टर और रैदर dp वेक्टर, सो ये आ गया मेरा dpx और यहाँ क्या आ गया मेरा dpy। ऐसे जब मैं इसे फिर से तोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, dpx और परपेंडिकुलरली क्या मिल जाएगा, dpy। जब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ूंगा, बाकियों को भी जोड़ूंगा, इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ूंगा, बाकी भी इस तरीके से जुड़ेंगे, तो आप क्या देखते हैं, अगर मैं सिमेट्रिकली इसे बीच से डिवाइड कर दूं, यहाँ जितने भी डायपोल मोमेंट होंगे, इस तरफ जितने भी हमारे छोटे छोटे डायपोल मोमेंट्स आएंगे, उन सबका y कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, और इस तरफ मेरे जितने भी डायपोल मोमेंट्स आएंगे छोटे छोटे, उन सबका y कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स नीचे की तरफ होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे y कंपोनेंट होंगे, ये जो हमने सिमेट्रिकली डिवाइड करा है, इधर वालों के और इधर वालों के y कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास y कंपोनेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, x कंपोनेंट। तो जो हमारा p वेक्टर होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dpx वेक्टर। ओके, सारे x एलिमेंट के वेक्टर्स को जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब पोल स्ट्रेंथ तो हमारी बदलेगी नहीं, आ रहा समझ में, पोल स्ट्रेंथ हमारी बदलेगी नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी, वो तो क्या रहेगी, QM। अब इन सब की जो x डायरेक्शन में छोटी छोटी डिस्टेंस है उसे मैं dx कंसिडर करता जाऊंगा, dx, राइट। तो ये मेरा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और मुझे सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dx का। मतलब क्या होता है, अब आप समझेंगे, जो आपको डायरेक्टली आज तक बता दिया जाता है या आप डायरेक्टली देख लेते हैं, आप उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते, तो आज उस रास्ते से पर्दा हट जाएगा। यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, इसलिए जो हम अब बेंडिंग के टाइम लेंथ कंसीडर करेंगे वो ये कंसीडर करेंगे, ये वाली लेंथ। क्यों, क्योंकि सारे dx एलिमेंट मिलके dx 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 यही वाली लेंथ देंगे हमें, जो हमारे किन के बीच है, साउथ और नॉर्थ के बीच, मतलब साउथ और नॉर्थ पे जो हमारे पोल स्ट्रेंथ कंसीडर करें हम जिस जगह पे, उनके बीच है। तो इससे कहते हैं हम L इफेक्टिव। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है, जो अब हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट न्यू वाला होगा m डैश, ये तो मेरा पुराना था m QML, m डैश कितना होगा मेरा QM एंड दैट L इफेक्टिव। व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये L इफेक्टिव फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैं ज्योमेट्री की हेल्प लूँगा। ओके, होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। तो इसे मैं अब थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ
फर्दर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, ओके। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए मैं इसे कितना कंसिडर कर लूँ, मान लीजिए 60 डिग्री, तो ये भी आर होगा, ये भी आर 60 डिग्री। अब आपको पता है जब मैं इसे ज्वाइंट करूँगा ये कैसे ज्योमेट्री बन रही है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये है मेरा डियर स्टूडेंट्स एल इफेक्टिव, ये मेरी डिस्टेंस आर है, ये मेरी डिस्टेंस आर है। यहाँ पे मैंने क्या लिया 60 डिग्री। अब आपको पता है ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये वाली साइड मेरी और ये वाली साइड बराबर है, तो जब ये दोनों साइड मेरी बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर आने चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ ये दोनों एंगल्स क्या है, एक्स और एक्स, तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो एक्स प्लस 60 किसके इक्वल होगा 180, और जब इसे आप सोल्व करेंगे तो एक्स आप पाएंगे एक्स भी कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो जब एक्स 60 डिग्री हो जाएगा तो आप जो इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ये ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। और जब आपका ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा तो ये दूरी भी आपकी कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर। आर, ओके। सो आपका जो अब एम डैश होगा वो क्या होगा, क्यू एम इंटू आर, ठीक है नहीं, ओके। अब आपको लेकिन लिखना किसके टर्म्स में है, एम के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, एम के। तो एम के टर्म्स में आप कैसे लिखेंगे, अब आप फिर देखते हैं, अगर ये जो आपका आर बन रहा था, ठीक है नहीं, अब ये जो दूरी थी ये तो एल ही रहेगी। अगर हम उसे बेंट भी कर देते हैं ये दूरी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। और ये आपका आर और ये आर और ये कितना एंगल है 60 डिग्री। अब आप यहाँ से आप इसे पुट करके रख सकते हैं, इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये मुझे एक आपको आइडिया देना था, डाटा देना था कि ऐसा क्यों आता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं, बट ये मुझे बताना था कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम फिर नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। थैंक यू।